G. Now the recording has started, so I'm going to say what I was saying once again. This is section C. जब मैंने देखा तो मुझे relatively tougher लगा. पहले तो उस टेस्ट पे हजरा इसको चेक करते हैं कि जो मैं बार बार कहता हूँ, यूनिट 3 मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज, एम्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, उसमें से क्वेश्चन नहीं आया. यूनिट 6 to 10 में बोलता हूँ अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन, तो उस चंक में से क्वेश्चन आ गया है. क्वेश्चन नंबर 5 फ्री ट्रेड एरिया पे है, जो कि ग्लोबलाइजेशन का हिस्सा है. सो प्लीज, दिस इज अक्टूबर नवंबर 41 2024 का. हम 24 कर रहे हैं अभी अब्दुलरहमान, ठीक है ना जी. तो ये देखो, इसलिए प्लीज मैं बार बार कहता हूं कि घोल के पी जाएं 4-5 चैप्टर्स को मैक्रो के और 4 चैप्टर्स माइक्रो के, पहले वो क्लियर करें ताकि अपना सेक्शन बी एंड सी, देखो सेक्शन बी भी बड़ी आसानी से आपको यूनिट इकोनॉमिक एफिशिएंसी से पहला क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड, और दूसरा थोड़ा सा ट्रिकी था लेकिन फिर भी ऑब्जेक्टिव से था, आप काफ़ी कुछ लिख सकते थे इसमें. सो बोथ क्वेश्चंस वर फ्रॉम द सिलेक्टेड चैप्टर्स. क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स फॉल्स अंडर मार्केट स्ट्रक्चर, तो इसलिए उसने कभी कभी इसमें से दे देता है, तो जस्ट इन केस एफिशिएंसी पे ना आए तो ये हमारे पास एक सेफ्टी है, कंज्यूमर बिहेवियर एक सेफ्टी है, लेबर मार्केट एक सेफ्टी है. तो सेक्शन सी में भी बेटे यही पॉलिसी, यूनिट 3 अकॉर्डिंग टू माय नोट्स, एंड यूनिट 6 to 10 अनएम्प्लॉयमेंट से लेके ग्लोबलाइजेशन तक. तो हम पहला क्वेश्चन ये ग्लोबलाइजेशन वाला ही करते हैं. In recent years, many countries have established a free trade area (FTA). Evaluate with the help of diagrams whether membership of an FTA is always beneficial to a country. अब मेरे बच्चों, अनफॉर्चुनेटली ग्लोबलाइजेशन का ये डायग्राम अच्छे बच्चों को भी एंड तक नहीं आ रहा होता. सो आई वुड लाइक यू टू पे अ लॉट ऑफ अटेंशन. तसल्ली से पहले इसकी हम, बल्कि इसको मैं कॉपी करके ले जाता हूँ और इसको हम ज़रा सॉल्व करते हैं. राइट जी, ये आपका क्वेश्चन आ गया. ठीक है जी, अब इसका हम आंसर करते हैं. नॉलेज प्लस एनालिसिस के 14 मार्क्स हैं, बहुत खुली मार्क्स स्कीम है इस लिहाज से, और 6 इवैल्यूएशन के, यानी डाउन साइड्स, वाई देर आर सम प्रॉब्लम्स ऑफ क्रिएशन ऑफ फ्री ट्रेड एरिया, क्यों नुकसान होते हैं कंट्रीज को फ्री ट्रेड एरिया में आने से, वो आपकी इवैल्यूएशन बन जाएगी. फिर हम कंक्लूड करेंगे कि ओवरऑल ऑन बैलेंस ये बेनिफिशियल है कि नहीं. 2 मार्क्स के लिए इवैल्यूएशन का ही वो हिस्सा है. तो सबको समझ आ रहा है मार्क्स स्कीम का और बेसिक क्वेश्चन. अब मेरे बच्चों की टर्म है FTA, फ्री ट्रेड एरिया. फ्री ट्रेड के अंदर हमने 4 डिफरेंट लेवल्स ऑफ इंटीग्रेशन पढ़े हैं. सबसे पहले फ्री ट्रेड एरिया वेयर द बैरियर्स लाइक tariffs, quotas, embargoes, etc. are systematically removed. Countries trade freely between countries of the zone. एक पर्टिकुलर जोन बनाई जाती है, जैसे बड़ी मशहूर है यूरोपियन यूनियन. अब फ्री ट्रेड एरिया के आप एग्जाम्पल दे सकते हैं नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एरिया, जिसका अब नाम हो गया है यूनाइटेड स्टेट्स मैक्सिको कैनेडियन एग्रीमेंट, USMCA. तो ये बेसिक एग्जाम्पल जरा याद कर लें. अब फ्री ट्रेड एरिया कैन ऑल्सो बी, अभी उसने वर्ड नहीं बोला लेकिन फ्री ट्रेड एरिया का हिस्सा है, तो हम बताएंगे अ कस्टम्स यूनियन. कस्टम्स यूनियन, और इसमें क्या फीचर ऐड होता है, वेयर alongside free trade there is a common external tariff. ये क्या होता है, सब कंट्रीज जोन में एक ही टैरिफ लगा रहे हैं फॉर कंट्रीज जो आउटसाइड द जोन है. कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ, मसलन 10% जोन में
उन्होंने कहा कि जो बाहर से सामान आएगा इस जोन के बाहर से, बीच में तो कोई टैरिफ नहीं, लेकिन बाहर से जो सामान आएगा, ट्रेड आएगी, उसको हम 10% टैरिफ लगा देंगे। ठीक है, कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ, व्हाई इज इट मेकिंग इट ओके, ठीक है जी। तो अब मेरे बच्चों, कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? इसकी एग्जाम्पल है साकू, साउथ अमेरिकन कस्टम्स यूनियन। आई एम श्योर जिस तरह साइलेंस नजर आ रही है, कोई बच्चा नहीं बोल रहा, मैंने इनवाइट भी नहीं किया, लेकिन कई बच्चों की इसमें रिवीजन होती नहीं है। सो प्लीज रिवाइज दीज 5 चैप्टर्स। पॉलिसीज वाला आपको बड़ा अच्छा आता है, सिर्फ उसका इनडायरेक्ट मैकेनिज्म और क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी फिट कर ले, सही हो जाता है। अलबत्ता अनएम्प्लॉयमेंट का चैप्टर, फिर उसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत सिंपल है, ग्लोबलाइजेशन बहुत सिंपल है, इनको अच्छी तरह रिवाइज कर लें। ठीक है जी, हम ये बेसिक बताएंगे। अब क्योंकि हमने यहाँ पे टैरिफ्स कोटाज का जिक्र किया है और डायग्राम भी बनाना है, so it's good to kind of explain tariffs, quotas, and how they impact trade. जब तक टैरिफ्स लगे हुए थे, इंपोर्ट्स महंगी थी, हम लोकल गुड्स ज्यादा खरीद रहे थे, कोटाज लगे हुए थे, इंपोर्ट्स कम आ रही थी। यस, शाबाश, ये अच्छी बात है ना, किसी बच्चे को याद था ये, वेरी गुड। तो हम यहाँ पे टैरिफ्स कोटास को एक्सप्लेन करेंगे और उसका इम्पैक्ट ट्रेड पे, राइट। अब जैसे ही हम फ्री ट्रेड एरिया में मूव करेंगे, यानी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, विल हैव टू रिमूव दैट टैरिफ। और अब मेरे बच्चों, हम इसका डायग्राम बनाएंगे। शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। आई एम ग्लैड सम किड रिमेंबर्स इट। अब्दुल रहमान, वेल डन। इधर जी हमारे पास आ गई प्राइस, इधर आ गई क्वांटिटी। अब बेटे पहले डिमांड डोमेस्टिक, मुल्क के अंदर जो थी, सप्लाई डोमेस्टिक, ठीक है। अब आप लगाएं टैरिफ, टैरिफ, सप्लाई विद टैरिफ। ये परफेक्टली इलास्टिक होता है, क्योंकि दुनिया में इतनी सप्लाई मौजूद है हर चीज़ की कि किसी एक कंट्री का आराम से वो रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। तो परफेक्टली इलास्टिक एक वर्ल्ड की सेट प्राइस पे वीट, ऑयल, सब कुछ अवेलेबल है। अब इस पे जाके देखते हैं, इस प्राइस विद टैरिफ पे सप्लाई कर्व। डोमेस्टिक फर्म्स Q1 सप्लाई कर रही थीं, लेकिन जब हम डिमांड कर्व तक गए, डोमेस्टिक कंज्यूमर्स Q2 डिमांड कर रहे थे, तो इंपोर्ट का लेवल वाज, हाँ, Q1 टू Q2 वाज इंपोर्ट। शाबाश अब्रमान। अब जी प्राइस विदाउट टैरिफ, या तो अब ये टैरिफ हमने हटा दिया, तो सप्लाई विदाउट टैरिफ नीचे शिफ्ट हुई। हमेशा सप्लाई कर्व जब टैरिफ हटाए जाते हैं राइट पे नीचे शिफ्ट होता है, बस शेप इसकी परफेक्टली इलास्टिक है। अब डोमेस्टिक फर्म्स सिर्फ Q3 सप्लाई कर पा रही हैं और डोमेस्टिक डिमांड बढ़ के Q4 पे हो गई है। अब इंपोर्ट इज Q3 टू Q4, ठीक है। अब आप मेरे बच्चों इसको बेशक साथ मिला दें और ए, इधर ई लिख देते हैं, बी, सी, डी, एफ, ठीक है। अब हमारा ये आंसर हो जाएगा। अब मेरे बच्चों, हाँ शाबाश, आपको तो सारा ये पता है, तो आई एम गोना इन्वॉल्व अदर स्टूडेंट्स नाउ। लेट मी फर्स्ट लुक हाउ मेनी आर देयर। चलें, कुछ बच्चे आए हुए हैं लेकिन थोड़ी कम है तादाद, कोई बात नहीं, लेट्स स्टार्ट जी। मुझे जवाब देते जाइएगा, अब्दुल रहमान आपके अलावा बाकी बच्चे। जब टैरिफ लगा हुआ था, प्राइस विद टैरिफ PWT थी, लोकल फर्म्स कितना माल बेच पा रही थी? कोई बच्चा मुझे बता दो। Q1 was the domestic supply, और डोमेस्टिक डिमांड कितनी थी बच्चों? कोई और बच्चा बताए प्लीज, जरा ऊंचा, आवाज नहीं आ रही, डिमांड कब तक जाएं? प्राइस Q2, सो Q1 टू Q2 was the level of imports। गवर्नमेंट को कितना टैरिफ रेवेन्यू आ रहा था? वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू सप्लाई कर्व्स,
श्योर। हाँ, शाबाश अब्दुर्रहमान। ये देखिए जी, evaluate with the help of diagram whether membership of an FTA is always beneficial to a country. ओके, अब मुझे बताएं जी, इंपोर्ट हो रही थी Q1 से Q2, तो जब गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिल रहा था डी। अब जब प्राइस विदाउट टैरिफ आई, हम फ्री ट्रेड एरिया में आ गए, कस्टम यूनियन में आ गए, तो अब सप्लाई कर्व नीचे शिफ्ट हुआ, वर्ल्ड सप्लाई कर्व, और हमें सस्ता मिलना शुरू हो गया। अब डोमेस्टिक फर्म्स, कोई नया बच्चा बताओ कितना सप्लाई कर पा रही हैं? Q3, और डोमेस्टिक डिमांड इज Q4। हाँ, Q3 से Q4 इंपोर्ट्स, आई मीन बिल्कुल ठीक है। अब मेरे एक दो क्वेश्चन और जवाब दें बच्चों। कंज्यूमर सरप्लस कितना था बिफोर टैरिफ्स? डिमांड कर्व से नीचे, प्राइस लाइन से ऊपर, कंज्यूमर सरप्लस। लेबल्स बीच में लिखे हुए हैं, बोल दें। देखा, ये रिवीजन नहीं है, सिर्फ अब्दुर्रहमान को याद है। कंज्यूमर सरप्लस बिफोर टैरिफ वाज एरिया ए प्लस ई। अब कितना हो गया? कोई और बच्चा बताओ मुझे अब्दुर्रहमान के अलावा। डिमांड कर्व से नीचे नीचे आते जाओ और प्राइस लाइन से ऊपर ऊपर जाते जाओ। हाँ, अब हो गया जी, ए ई बी सी डी एफ। ठीक है, सारा एरिया डिमांड कर्व से नीचे और प्राइस लाइन से ऊपर है। ठीक है, अब जो प्रोड्यूसर सरप्लस है, इसको मैं जी कर देता हूं। बिफोर टैरिफ प्रोड्यूसर सरप्लस कितना था? सप्लाई कर्व से ऊपर, प्राइस लाइन से नीचे। यस बच्चों। नहीं, प्रोड्यूसर सरप्लस इज अबव द सप्लाई कर्व एंड बिलो द ए एंड बी। अब कितना बाकी? नहीं, ए नहीं है बेटे, जी है, जी एंड बी। अब कितना बाकी रह गया? अब सिर्फ जी रह गया। तो बी प्रोड्यूसर सरप्लस गया, डी गवर्नमेंट रेवेन्यू गया, लेकिन सी एंड एफ आर द नेट इंक्रीज इन कंज्यूमर सरप्लस। नेट इंक्रीज इन कंज्यूमर सरप्लस, ये बेनिफिट है। अभी तक समझ आ रही है बात? अब हम थोड़ा सा और बेनिफिट्स की बात करते हैं। जी मेरा बेटा। श्योर मेरा बेटा, मैं कलर्ड हाइलाइट्स कर देता हूं आप लोगों के लिए। लेट्स सी, रेड करता हूं। कंज्यूमर सरप्लस बिफोर टैरिफ वाज, डिमांड कर्व से नीचे, प्राइस लाइन से ऊपर, ए प्लस ई। ठीक है, अब जब क्या उसको बोलते हैं, गवर्नमेंट ने टैरिफ हटाए, बिकॉज वी गॉट इनटू अ फ्री ट्रेड एरिया, प्राइस नीचे गई। अब डिमांड कर्व से नीचे और प्राइस लाइन से ऊपर ऊपर, ए ई बी सी डी एफ हो गए। ठीक है, डी गवर्नमेंट का टैरिफ रेवेन्यू जाया हुआ। प्रोड्यूसर सरप्लस पहले बी प्लस जी था, अब सिर्फ जी बच गया, तो बी प्रोड्यूसर सरप्लस भी हमारा चला गया। राइट, बी एंड डी एरियाज चले गए। सी प्लस एफ इज द नेट इंक्रीज इन कंज्यूमर सरप्लस। समझ आ गया मेरा बेटा? ओके, अब मुझे कुछ सवाल के जवाब देते जाएं। फ्री ट्रेड के बेनिफिट्स हैं मेरा बेटा। क्या फायदा होगा इस मुल्क के कंज्यूमर्स को जब टैरिफ हटेंगे जोन के अंदर? उन्हें लोअर प्राइस पे गुड्स मिलेंगी, चॉइस बढ़ जाएगी, और क्या होगा? उनकी वेलफेयर बढ़ेगी कंज्यूमर सरप्लस में। एई से ए ई बी सी डी एफ हो जाएगा। सबको क्लियर? किसी को ना समझ आया प्लीज पूछ लें, आई रिक्वेस्ट। क्या 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 क्या? लिविंग स्टैंडर्ड्स बिल्कुल बिल्कुल बढ़ेंगे। अच्छा जी, अब हम फर्म्स की बात करते हैं। ये हाँ, इसी पे आते हैं। अब हम फर्म्स की बात करते हैं। फर्म्स को पहले के मुकाबले में प्रोड्यूसर सरप्लस
बताएं मुझे, जरा ऊंचा बोले। पहले से कम मिलेगा, लेकिन दे माइट बी एबल टू स्पेशलाइज ऑन समथिंग दैट दे ऑलरेडी मेड, बट नाउ द जोन ने टैरिफ हटा दिए, दे कैन डेवलप देयर कंपैरेटिव एडवांटेज, सेल एट अ वेरी बिग मार्केट एंड अचीव इकोनॉमीज ऑफ स्केल। प्रोड्यूसर सरप्लस इस गुड के ऊपर उनके घर में कम हुआ, लेकिन दूसरी गुड्स में जिसमें उनका कंपैरेटिव एडवांटेज बन रहा था, उस पर वो मजीद काम करेंगे, क्योंकि जोन में टैरिफ हटे हैं, तो इन गुड्स का डिमांड कम हो रही है, तो वो उन गुड्स पे जाएंगे जिसपे वो बेहतर थे, चीपर थे बाकी जोन से। या यस, शाबाश। रॉ मटेरियल अगर ये था तो हमारी डोमेस्टिक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, उससे प्रोड्यूसर्स के प्रॉफिट मार्जिन में इजाफा होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, जीडीपी बढ़ेगा, मल्टीप्लायर इफेक्ट आएगा। अब साथ साथ हम प्रॉब्लम्स भी करते जाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट का टैरिफ रेवेन्यू कम होगा, जिससे वो एजुकेशन हेल्थ केयर वगैरह पे जरा कम लगा सकेंगे, लेकिन साथ में कंज्यूमर वेलफेयर बढ़ रही है, तो वो उसको आउटवे कर रही है, ठीक है। अब इसका इवेल्युएट करते हैं। सॉरी, ऊंचा बोले। ये बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। तो फिर लोग शायद डोमेस्टिक गुड्स को, ये इवेल्युएशन है मेरा बेटा, शाबाश। इवेल्युएशन इज, यस, कितनी इंपोर्ट होगी, बढ़ेगी ट्रेड, विल डिपेंड ऑन पीईडी एंड पीईएस। अगर लोग डोमेस्टिक गुड्स को, एग्जैक्टली, इंपोर्ट्स नहीं बढ़ेंगी, आपका डिमांड और सप्लाई इनइलास्टिक होंगे। समटाइम्स पीपल आर टू अटैच टू लोकल गुड्स, दे विल नॉट स्विच टुवर्ड्स इंपोर्टेड गुड्स इवन इफ दे आर चीपर। पीडी पीएस इनइलास्टिक। उसके बाद जी, गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी कितना जाया होगा, वो भी इलास्टिसिटी पे डिपेंड करेगा। अब कितनी ट्रेड बढ़ेगी, कितना एक्स माइनस एम बढ़ेगा, विल डिपेंड ऑन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू एक्सपोर्ट एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट के ऊपर। इसका फॉर्मूला होता है एम पी एक्स, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू एक्सपोर्ट, डिवाइडेड बाय एम पी एम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट। नहीं किया कोई मसला नहीं, आपके मार्क्स स्टिल पूरे आ रहे हैं। सबको समझ आ रहा है इसका ओवरऑल स्केच जी, या थोड़ा सा मैं जाके चैप्टर से ये टॉपिक रिवाइज करवा दूं? बच्चों बताओ, आर यू क्लियर, सेटिस्फाइड, और शैल आई गो टू द चैप्टर? अच्छा अमल, एक बार फिर बनाते हैं इसको, और प्लीज आप मुझे ड्रॉ करने में हेल्प करना। मैं दोबारा करवा रहा हूँ, चैप्टर रिवाइज करवा दूं? चलें पहले हाँ, मंडे क्लास में नहीं, मैं इधर ही करवाता हूँ, सबको फायदा होगा। तो लेट्स डू द ड्राइंग ऑफ द ग्राफ। अमल बेटे, मुझे लेबल करवाइएगा। जिस बच्चे ने पूछा था, लेबल करवाइएगा मुझे। सबसे पहले हमने डिमांड कर्व लगाया, ये कौन सा है? डिमांड डोमेस्टिक, मुल्क के अंदर, ठीक है। और सप्लाई के साथ भी हम सप्लाई डोमेस्टिक। अब यहां लिख दें इक्विलिब्रियम, प्राइस नहीं बनानी, ठीक है। अब मेरे बेटे, जब तक टैरिफ लगा हुआ था, सप्लाई विद टैरिफ, ठीक है, एंड प्राइस विद टैरिफ हायर थी। सप्लाई का परफेक्टली इलास्टिक क्यों है? पूरी जोन से सप्लाई आ रही है, एक इस्टेब्लिश प्राइस पे आपको दुनिया में चीजें अवेलेबल होती हैं, वीट, ऑयल वगैरह, ठीक है। बेटे अमल समझ आ रही है? अब इस प्राइस पे हम गए सप्लाई कर्व तक, इतनी क्वांटिटी डोमेस्टिक फर्म सप्लाई कर रही थी। डिमांड कर्व तक गए, इतनी डिमांड डोमेस्टिक कंज्यूमर्स कर रहे थे। इंपोर्ट कितना हो रहा था अमल?
Q1 से Q2, ठीक है। अब जी टैरिफ हटे, सप्लाई कर्व, सप्लाई विदाउट टैरिफ नीचे आया। हाँ हाँ, शॉर्टेज है, और वो कहां से पूरी हो रही है? इंपोर्ट्स के थ्रू। गॉट इट? जी। अब इस प्राइस पे अमल डोमेस्टिक फर्म्स कितना सप्लाई कर रही हैं? इंपोर्ट बाकी हम Q4 डिमांड करें तो इंपोर्ट अब, ये ट्रेड क्रिएशन है, ट्रेड क्रिएशन हुई है। समझ आ गई अमल? अच्छा मेरे बच्चों, अब मुझे बताओ, मैं यहाँ पे लेबल कर रहा हूँ ए बी, मैं ABC यूज करता हूँ, C D F और इधर G। बेटे पहले कितना कंज्यूमर सरप्लस था बिफोर द टैरिफ्स वर इम्पोज्ड? लेट मी गेट दिस किड्स कॉन्सेप्ट्स। जी अमल बताइएगा। बता देना, दो दो लेबल्स हैं, बोल दें। ए एंड? नो। डिमांड कर्व से नीचे, प्राइस लाइन से ऊपर, प्राइस लाइन ये है, ठीक है। A+E। हाँ तो पहले ये था ना कंज्यूमर सरप्लस, मैंने यही पूछा आपसे। A+E। अब मुझे बताएं, कंज्यूमर सरप्लस आफ्टर टैरिफ रिमूव्ड कितना हो गया है? प्राइस लाइन ये हो गई है मेरा बेटा, और डिमांड कर्व देखो उसके नीचे नीचे, प्राइस लाइन से ऊपर। जी बोल दें, बोल दें, बोल दें। परफेक्ट, ठीक है। ये कितना कंज्यूमर सरप्लस बढ़ा? ट्रेपीजियम बेटे, BCDF, परफेक्ट। अब मेरे बेटे, अब हम बात करते हैं प्रोड्यूसर सरप्लस पहले कितना था बिफोर टैरिफ? अब कोई और बच्चा मुझे बता दो। प्रोड्यूसर सरप्लस वाज B+G NS, बिल्कुल ठीक है। एंड आफ्टर टैरिफ रिमूव्ड, मुझे बताएं, सिर्फ G बच गया, तो बी एरिया ऑफ प्रोड्यूसर सरप्लस लॉस्ट हुआ। गवर्नमेंट को पहले रेवेन्यू मिल रहा था डी एरिया, अब वो खत्म हो गया। नेट गेन हमें क्या आई कंज्यूमर सरप्लस की? C+F। ये सोसाइटी ने नेट गेन किया। ये हो गया जी हमारा डायग्राम। अब हम बात करते हैं, एज सीन इन द डायग्राम विल बी मोर ट्रेड क्रिएशन, consumers choice will increase, they will receive goods maybe of better quality at a lower price because tariffs have been removed, so as a result their welfare will rise as seen in the diagram, ठीक है। फिर उसके बाद जी local firms will lose out some sales to cheap international imports, but they can specialize on goods where they have lower domestic opportunity cost, develop their comparative advantage, sell throughout the zone, achieve economies of scale, benefit from freer trade, cheaper raw materials, blah blah blah. अब जी साथ में नुकसान क्या हुए? गवर्नमेंट का टैरिफ रेवेन्यू कम हुआ, जो कि अब वो एजुकेशन, हेल्थ केयर वगैरह पे, एनवायरनमेंट को साफ करने पे, मेरिट गुड्स, पब्लिक गुड्स पे नहीं लगा सकेंगे। और क्या नुकसान है जी? डीमेरिट गुड्स आ सकती हैं आपके मुल्क में, बिल्कुल ठीक है, शाबाश। इसके अलावा जी हमारा, क्योंकि हम ट्रेड जोन के अब रूल से बाउंड हैं, हमारी अपनी पॉलिसी नहीं है, तो हमारी अगर डिमांड एंड सप्लाई इन इलास्टिक थी, लोग लोकल गुड्स को ही प्रेफर कर रहे थे, तो कंज्यूमर्स का बेनिफिट ज्यादा नहीं बढ़ेगा और गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी ज्यादा नहीं गिरेगा। समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है। कितनी ट्रेड क्रिएट होगी विल डिपेंड ऑन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू एक्सपोर्ट। अगर हाई है तो ज्यादा ट्रेड क्रिएट होगी, वरना थोड़ी क्रिएट होगी। सो देर आर एडवांटेजेस
and problems of free trade area creation. But by the looks of it, जैसे इस डायग्राम में नजर आ रहा है, overall the whole zone will gain because each country will develop their comparative advantage, specialize on a narrow range of goods, and be able to sell it in a larger market. Only those countries will suffer which have inefficient production and they do not have developed comparative advantages. They will lose out the protection of tariffs. समझ आ गया मेरे बच्चों? कोई कंफ्यूजन? अब जरा वापस पूरे क्वेश्चन पे चलते हैं. आपने उसने नहीं पूछा था. जी जी जी. ईमान, जरा ऊंचा बोलेंगे. एफडीआई नहीं है ना मेरे बेटे, मल्टीनेशनल नहीं आ रही, इंपोर्ट्स आ रही हैं. ओके. अब देखो, सबसे पहले आपने एफटीए को एक्सप्लेन करना है, जहां बैरियर्स लाइक टैरिफ, कोटाज, एम्बार्गो आर सिस्टमैटिकली रिमूव्ड, लाइक नाफ्टा, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एरिया, नाउ कॉल्ड यूएसएमसीए. FTA can also be a custom union where alongside free trade there is common external tariff. सब कंट्री बाहर की गुड्स के ऊपर एक टैरिफ कॉमन लगा देते हैं. फिर ये डायग्राम ही आपका टोटल सॉल्व कर देगा एनालिसिस को. फिर जब आप नुकसान बताएंगे फ्री ट्रेड एरिया में जाने के, वो आपकी इवैल्यूएशन. कंक्लूजन में इट विल डिपेंड कंट्री कितना एफिशिएंट था, नेट एक्सपोर्ट्स की कितनी प्रोपेंसिटी थी, पीडीपीईएस क्या थी, वो डिटरमिन करेगा कि कंट्री ओवरऑल गेन करेगा कि नहीं. बट यस, मोस्ट कंट्रीज इन द जोन विल गेन. सबको समझ आ गया? कोई सवाल यहाँ पे? अब एक दो मैं आपको मार्क स्कीम दिखा दूं और उसके बाद मैं आपको ले जाता हूं टुवर्ड्स दिस चैप्टर फॉर रिवीजन. अच्छा जी, जल्दी से मार्क स्कीम देखते हैं. जी, ये आ गया मेरे बच्चे. In recent years, many countries have joined or established a free trade area. Evaluate with the help of a diagram whether membership of an FTA is always beneficial to a country. Definition of FTA, examples of FTA जैसे मैंने दी. Definition of a tariff, an explanation of its impact on imports, exports. Definition of non-tariff barriers, कम से कम दो कर दें, tariff quotas वगैरह. जितना उस चीज़ के बारे में पता है ना, वो लिखो, नॉलेज के मार्क्स मिलते हैं. Analysis of pre and post common tariff trade, an appropriate diagram to show effect on domestic output of imposition and the common tariff on of an FTA. Use a diagram to show beneficial effects on consumer surplus, lower prices leading to more consumer surplus, greater allocative efficiency, more choice, benefit of greater economies of scale, productive efficiency भी आ सकती है. फिर इम्पैक्ट किस पे डिपेंड करेगा? पीईडी पीईएस पे. गुड्स एंड सर्विसेज की जितनी इनइलास्टिक उतनी थोड़ी ट्रेड होगी, उतना बेनिफिट कम. कुछ कंट्रीज अपनी ही गुड्स के साथ बहुत अटैच्ड होते हैं, वो इंपोर्ट नहीं करते इवन जब टैरिफ हट जाए. चेंज इन डिमांड फ्रॉम डोमेस्टिक गुड्स टू इंपोर्टेड विल क्रिएट. मैंने लिखा, अनएम्प्लॉयमेंट बोली थी लेकिन स्ट्रक्चरल लिखनी चाहिए थी. यस, रिमूवल ऑफ बैरियर्स में एनेबल अ कंट्री टू एक्सपोर्ट सम फॉर्म्स ऑफ प्रोडक्शन विच आर हाईली पोल्यूटिंग. अच्छा, उन्होंने ये भी किया कि अगर हमारे मुल्क में प्रोडक्शन कम होगी तो पोल्यूशन भी कम होगी. चीपर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ड्यू टू चीपर रॉ मटेरियल्स, ये अब्दुलरहमान ने बोला था, बिल्कुल सही है, उससे हमारी एक्सपोर्ट सस्ती हो जाएंगी. इफेक्ट डिपेंड्स ऑन द मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स. And similarly, a net increase in employment will lead to an increase in consumption, positive multiplier. Both the points above may be explained using a diagram. Diagram में ही हमारा सारा कुछ मेरे बच्चों हो चुका था. अब ये हमारा पेपर खत्म हो गया क्वेश्चन. अब अगला क्वेश्चन करवाने की बजाय मैं आपको इसके चैप्टर पे ले जाता हूँ. आर यू ऑल एग्रीड विद दैट? ओके. इसी बहाने हमारी टॉपिकल रिवीजन, यही पास्ट पेपर का मकसद होता है कि बच्चे जहां जहां स्टक हों वो हमारा टॉपिकल रिवीजन होता जाए. अब कोई मल्टीप्लायर का क्वेश्चन आ जाएगा तो उसकी रिवीजन हो जाएगी, तो अनएम्प्लॉयमेंट का आएगा उसकी रिवीजन हो जाएगी. तो लेट्स जस्ट गो टू जी, बिल्कुल लास्ट में है ये, तो मैं सीधा नीचे जा रहा हूँ. यस, ग्लोबलाइजेशन. ये देखो बेटे, बहुत डिटेल मैंने दी हुई है. व्हाट आर ट्रेड ब्लॉक्स, फ्री ट्रेड एरिया प्रॉपर. फिर कस्टम यूनियन जो फ्री ट्रेड एरिया से एक स्टेज ऊपर का फ्री ट्रेड एरिया है, यानी उसके अंदर हम
वो कर लेते हैं, क्या उसका नाम है, कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ भी लगा लेते हैं विद नॉन मेंबर्स। साकू वगैरह एग्जांपल्स आप यहाँ से लर्न कर सकते हैं। बाकी मॉनेटरी एंड फुल इकोनॉमिक यूनियन पढ़ लीजिएगा। क्या फायदे क्या नुकसान? फायदे हैं जी, ट्रेड क्रिएशन occurs where high cost domestic production is replaced by more efficiently produced imports from within the trade bloc. Membership of trade bloc may give rise to trade creation. This occurs when removal of tariff allows members to specialize in those products in which they have a comparative advantage. More expensive domestic products can be replaced by imports from another member country that are lower in price. The efficient firms within the trade bloc will be able to sell to a larger market. They may be enable them to sell at lower prices even further because they'll be able to take greater advantage of economies of scale. फिर जी अब ये फिगर आ गया जो आपको भी बना के दिखाया, एक्सप्लेन कैसे करना है। फिगर बिलो शोज द इफेक्ट ऑफ ट्रेड क्रिएशन बिफोर ज्वाइनिंग द ट्रेड ब्लॉक। मैं स्लो हो जाता हूँ, तसल्ली से देखते जाइएगा। Price of the product in the country is OP1, trade without tariff wala supply curve, S1 world, and the quantity consumed is OQ2. OQ1 of this amount, OQ1 is supplied by domestic producers, and quantity Q1, Q2 amount is imported. When the country joins the trade bloc, it can import the product without paying the tariff. This pushes down the price to OP2 and the amount consumed increases to OQ4. Consumers clearly gain from lower prices and greater quantity consumed. Ab ji, domestic producers lose as their sales fall and they gain a lower price. They may, however, be shifting resources to making products that have now become more price competitive relative to those of member countries because of the removal of other tariffs. Indeed, trade creation permits both imports to be purchased more cheaply, but also additional exports to be sold as other members lose their tariff protection. The domestic government will lose out on tariff revenue, but there is nevertheless a welfare gain. The lower price increases consumer surplus by A, B, C, and D amount. Producer surplus falls by an amount of A, tariff revenue by an amount of C, giving a net gain of an amount equals to B and D. बच्चों समझ आ गया या कोई कंफ्यूजन? अब इसका दूसरा हिस्सा जो इस क्वेश्चन में नहीं था, ट्रेड डाइवर्जन, कि क्या ये ट्रेड जोन बनानी अच्छी बात है कि नहीं। ट्रेड डाइवर्जन मीन वेज ट्रेड विद अ लो कॉस्ट कंट्री outside a custom union is replaced by high cost producers प्रोडक्ट सप्लाइड फ्रॉम विद इन। पहले यूरोपियन यूनियन चाइना से बहुत सामान लेता था, चाइना सबसे सस्ता प्रोड्यूसर था, लेकिन अब वो टैरिफ हटने के बाद चाइनीज प्रोडक्ट्स उनको थोड़ी महंगी लगती हैं, वो विद इन द कंट्री विद इन द जोन ले रहे हैं, तो बेसिकली मोस्ट एफिशिएंट प्रोड्यूसर की चीज़ें कम खरीद रहे हैं। सो ट्रेड डाइवर्जन occurs when membership of a trade bloc results in a country buying imports from a less efficient country within the trade bloc rather from a more efficient country outside. This results in less efficient allocation of resources. Efficient countries outside of a trade bloc may lose as they are not able to trade on equal terms. A country joining the trade bloc may also lose. ये थोड़ा मुश्किल डायग्राम है. Figure below shows that originally the country UK, European Union की मैंने एग्जांपल दी, buys a product butter from the most efficient country, New Zealand, and places a tariff on imports of the product. देखो, जब तक वो न्यूजीलैंड से ले रहा था P1 प्राइस थी, लोकल फर्म्स Q1 बेच रही थी और Q2 डिमांड हो रहा था बाहर से, Q1 से Q2 इंपोर्ट्स थी। जब हम ट्रेड जोन में आए, डेनमार्क से हमें P2 प्राइस पे बटर टैरिफ हटने के बाद मिलना शुरू हो गया। गवर्नमेंट को कंज्यूमर्स का जो सरप्लस है ई एफ से ए बी सी डी ई एफ हो गया, तो ए बी सी डी गेन हुआ, लेकिन गवर्नमेंट को सी टैरिफ रेवेन्यू चला गया, और एच क्योंकि न्यूजीलैंड से सप्लाई विदाउट टैरिफ वुड हैव बीन इवन लोअर प्राइस। कंज्यूमर प्रोड्यूसर सरप्लस जी ए से सिर्फ जी रह गया, तो ए भी गया, प्रोड्यूसर सरप्लस सी एंड एच टैरिफ रेवेन्यू गया,
अब ओवरऑल फायदा है या नुकसान विल डिपेंड ऑन बी प्लस डी, जो कि कंज्यूमर सरप्लस में इजाफा है, इज इट ग्रेटर देन लॉस ऑफ टैरिफ रेवेन्यू, सी प्लस एच। बच्चों समझ आया? ये डायग्राम भी दोबारा बना दो। इसमें 3 सप्लाई कर्व्स लगेंगे। सप्लाई फ्रॉम न्यूजीलैंड विद टैरिफ ऊपर, फिर सप्लाई फ्रॉम डेनमार्क विदाउट टैरिफ नीचे, फिर सबसे नीचे अगर हमने न्यूजीलैंड पे टैरिफ ना लगाए होते, वो मोस्ट एफिशिएंट प्रोड्यूसर था बटर का दुनिया में, हमें बहुत सस्ता बटर मिलता। गवर्नमेंट को सीएच रेवेन्यू गया टैक्स का, प्रोड्यूसर सरप्लस में ए की कमी आई, बी डी गेन हुआ कंज्यूमर सरप्लस में। तो ओवरऑल विल डिपेंड कि बी डी ज्यादा है या सी एच ज्यादा है। समझ आ गया मेरा बेटा? एनीवन स्ट्रगलिंग? पास पेपर क्वेश्चंस देखो। जी मेरा बेटा। बेटे न्यूजीलैंड से हमने टैरिफ लगाया हुआ था, जब टैरिफ हटे अगर हटाया होता तो ये प्राइस होती न्यूजीलैंड से, सबसे नीचे वाला सप्लाई कर्व। डेनमार्क न्यूजीलैंड से इनएफिशिएंट है, लेकिन जब टैरिफ हटा तो उसकी प्राइस न्यूजीलैंड की प्राइस विद टैरिफ से जरा कम हो गई, इसलिए हम उसकी तरफ स्विच कर गए। जी अनिवान जी। Okay, let's now go on to the next question, the rather tricky one। और आपने ये मैंने चॉइस ऑफ क्वेश्चंस में भी नहीं दिया हुआ कि भाई इन चैप्टर्स में से, लेकिन कर लेते हैं टू बी ऑन द सेफ साइड। इसी बहाने आपका एक और टॉपिक रिवाइज होगा, मैं करा के क्वेश्चन सीधा टॉपिक पे जाऊंगा इन पीरियड्स, बल्कि पहले टॉपिक करा देता हूं ताकि आपको एक क्वेश्चन करना रिलेटिवली आसान हो जाए। वेयर इज इट? या this should be at the beginning। no मैं तो माइक्रो पे आ गया हूँ, थोड़ा सा नीचे आते हैं। या ये चैप्टर नंबर 4 फिलिप्स कर्व की बेस पे क्वेश्चन है। why don't you guys just read the question once? In periods of rising and persistent inflation, consumers and workers change their expectation of the future rate of inflation, evaluate with the help of a diagram या diagrams the consequences of these changes of expectations for fiscal policy। बच्चे बहुत बुरा बुरा जवाब देते हैं बिकॉज ये रिवाइज नहीं किया होता। तो लेट्स जस्ट क्विकली लुक एट व्हाट दिस टॉपिक इज ऑल अबाउट। ये एम्स वाला मैंने पढ़ा। हाँ फिलिप्स कर्व। तो सबसे पहले, हाँ आप तो समझ गए हो, कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन मैक्रो इकोनॉमिक एम्स में एक कॉन्फ्लिक्ट है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का। फिलिप्स जो कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अपना पीएचडी रिसर्च कर रहा था, उसने हमें शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व दिया। इट्स अ कर्व दैट शोज रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन रेट एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट। फिलिप्स की रिसर्च के मुताबिक इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में ट्रेड ऑफ है, यानी अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट कम करने चाहें तो थोड़ी सी इन्फ्लेशन बढ़ेगी। He suggested that government can reduce unemployment by expansionary fiscal policy. Aggregate demand will rise, unemployment will reduce. However, some level of demand pull inflation will occur। जी जी जी, वही हमने बात करनी है इस क्वेश्चन में, उसकी रिजेक्शन पे ही क्वेश्चन है। ठीक है कि वर्कर्स तो एक्सपेक्टेशन पे जाते हैं, करंट रेट पे नहीं जाते इन्फ्लेशन के। अब फिलिप्स कर्व क्या शो कर रहा है? वाई एक्सिस पे इन्फ्लेशन रेट डिमांड पुल, और एक्स एक्सिस पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट साइक्लिकल। अब यू पे अनएम्प्लॉयमेंट थी, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ए पॉइंट, और प्राइस वाज पी, प्राइस लेवल यानी इन्फ्लेशन वाज पी। अब गवर्नमेंट ने एक्सपेंशनरी पॉलिसीज लगाई, एग्रीगेट डिमांड बढ़ी, अनएम्प्लॉयमेंट यू से यू वन पे आ गई। फिलिप्स कर्व पे हम गए तो बी पॉइंट पे प्राइस लेवल पी वन। तो उसने कहा जी गवर्नमेंट जो पॉइंट चाहे फिलिप्स कर्व पे पकड़ सकती है, जब चाहे अनएम्प्लॉयमेंट कम करना चाहे, इन्फ्लेशन थोड़ी सी बर्दाश्त करे। अब अगर डिमांड पुल इन्फ्लेशन में चेंज आता है या अनएम्प्लॉयमेंट रेट साइक्लिकल में, तो ऑन द कर्व मूवमेंट आएगी। शिफ्ट क्यों होगा? जब कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बढ़ी तो राइट पे शिफ्ट, कम हुई तो लेफ्ट पे। नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा तो राइट पे शिफ्ट, कम हुआ तो लेफ्ट पे शिफ्ट। एक्सप्लेनेशन ऑफ इन्फ्लेशन बाय वर्कर्स, ये इस पे क्वेश्चन है। बढ़ी, लोगों को लगा ज्यादा इन्फ्लेशन आने वाली है तो राइट पे शिफ्ट होगा, वरना लेफ्ट पे।
अब जी लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व, 1970s में इन्फ्लेशन रेट वर्ल्ड वाइड बढ़ा और अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी साथ साथ बढ़ा, स्टैगफ्लेशन आई। अब ओरिजिनल फिलिप्स कर्व इसको एक्सप्लेन करने में नाकाम हो गया, क्योंकि उसने तो कहा था जब भी इन्फ्लेशन बढ़ेगी अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी। फ्राइडमैन ने, जो कि मॉनेटरिस्ट इकोनॉमिस्ट है, उसने एक्सपेक्टेशन ऑगमेंटेड फिलिप्स कर्व या लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व बनाया। उसने कहा कि ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट ओनली एग्जिस्ट्स इन शॉर्ट रन, इन द लॉन्ग रन देयर इज नो ट्रेड ऑफ। बना हुआ देखो, अगर समझ आता है तो ठीक है, वरना मैं दोबारा बना दूंगा। हाँ, उस पे बनाएंगे, बिल्कुल। नहीं 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 नहीं, वो आप सिंपल वाला फिलिप्स कर्व भी बना सकते हैं कि भाई जो फिलिप्स, हाँ वो उसमें आएगा। इसमें आ रहा है, आप क्वेश्चन देखें कि वर्कर्स in rising persistent inflation, consumers and workers change their expectation of inflation of future. अब evaluate with the help of diagram कि क्या अब fiscal policy useful रहेगी कि नहीं, नहीं रहेगी। आप समझ रहे हैं? अभी देखो, हमारा पहला फिलिप्स कर्व था, अगर ना समझ आया मैं दोबारा बना दूंगा, एस आर पी सी जीरो। बेटे जब तक ये टॉपिक नहीं करोगे ना, क्वेश्चन समझ नहीं आएगा। एक बार टॉपिक मुझे करवाने दो, आई नो व्हाट आई एम डूइंग, लेट मी फिनिश द टॉपिक। हमारे पास 15 मिनट है, मैं आपको करवा के ही जाऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। यू स्टार इनिशियल लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट था, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट था। गवर्नमेंट ने एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी यूज की, और वर्कर, हाँ सॉरी, यू स्टार अनएम्प्लॉयमेंट था, इन्फ्लेशन रेट उस वक्त जीरो था, वर्कर्स वर एक्सपेक्टिंग 0% इन्फ्लेशन। लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट ने एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी यूज की, अनएम्प्लॉयमेंट U1 पे आई, फिलिप्स कर्व पे हम गए, बी पॉइंट, इन्फ्लेशन लेट्स से P1 2% हो गई, वर्कर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे जीरो। जब वो शॉपिंग करने गए, उन्हें एहसास हुआ कि हमारी मनी वेजेस थोड़ी बढ़ी हैं और इन्फ्लेशन ज्यादा बढ़ी है, हमें बेवकूफ बनाया गया। वो क्या करेंगे, ट्रेड यूनियंस बनाएंगे, निगोशिएट करेंगे, उससे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आएगी, फिलिप्स कर्व राइट पे शिफ्ट होगा, SRPC1 पे, इन्फ्लेशन P1 स्टक हो गई सिस्टम में, और अनएम्प्लॉयमेंट वापस सी पॉइंट पे, यू स्टार पे हम आ गए। यानी शॉर्ट रन ट्रेड ऑफ है। फिर गवर्नमेंट ने कोशिश की अनएम्प्लॉयमेंट कम करने के लिए, सी से डी पे, इन्फ्लेशन P1 से P2 गई, वर्कर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे P1 2%, इन्फ्लेशन हो गई लेट से 4%। वर्कर्स को दोबारा एहसास हुआ कि हमारी रियल वैल्यू ऑफ मनी, परचेजिंग पावर कम हो रही है, वो दोबारा निगोशिएट करेंगे हायर वेजेस के लिए, फर्म्स की कॉस्ट बढ़ेंगी, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आएगी, शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व SRPC2 पे चला जाएगा। इन सब पॉइंट्स को ACE को ज्वाइन करने से लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व निकलता है। समझ आ रहा है मेरे बच्चों कि शॉर्ट रन में ट्रेड ऑफ है, क्योंकि वर्कर्स adjust their expectation of inflation for future, they do not look at current rate। और होता भी ऐसा है, हम लोगों को अंदाजा होता है कि कितनी महंगाई आने वाली है, उसके मुताबिक हम अपने कॉन्ट्रैक्ट्स बिजनेसेस से, फर्म से निगोशिएट करते हैं। इसलिए शॉर्ट रन में ट्रेड ऑफ है, लॉन्ग रन में बिल्कुल नहीं है। अब मैं आपको क्वेश्चन समझ, अगर दोबारा ग्राफ बनाना है कि नहीं मुझे बता दें। श्योर। अब अनस आपने मुझे ड्रॉ करवाना है, ठीक है। जी मेरा बेटा, सबसे पहले मैं एक्सेस बना रहा हूं, जीरो। इधर क्या आएगा मेरा बेटा, वाई एक्सिस पे, नहीं, प्राइस लेवल या इन्फ्लेशन रेट, और ये डिमांड पुल होती है। इधर क्या आता है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, और ये साइक्लिकल होती है। शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व नेगेटिव रिलेशनशिप शो कर रहा है दोनों के बीच में। हमारी अनएम्प्लॉयमेंट थी यू स्टार पे कोई 3% नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन जीरो थी, वर्कर्स वर एक्सपेक्टिंग 0% इन्फ्लेशन। अब गवर्नमेंट ने एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी यूज की, अनएम्प्लॉयमेंट को कम करवा के U1 पे आए, एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से
प्राइस लेवल P1 पे चला गया। वर्कर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे 0% इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन लेट से 2% हुई। वर्कर्स को एहसास हुआ कि भाई हमारी तो रियल वेज नहीं बढ़ी, हम तो इन रियल टर्म्स गरीब हो गए। उन्होंने ट्रेड यूनियंस के थ्रू निगोशिएट किया, उससे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आई, शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व 1 पे शिफ्ट हुआ और अनएम्प्लॉयमेंट वापस यू स्टार पे आ गई। समझ आया? अब वर्कर्स ने दोबारा, गवर्नमेंट ने कोशिश की कि एक्सपेंशनरी पॉलिसी लगा के हम अनएम्प्लॉयमेंट कम करें। वर्कर्स P1 एक्सपेक्ट कर रहे थे इन्फ्लेशन, वो हो गई P2। उन्होंने दोबारा शोर मचाया ट्रेड यूनियंस के थ्रू, फिर शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व बाहर शिफ्ट हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट वापस ओरिजिनल लेवल पे। इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो तो ये बन जाता है लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व। अब समझ आ गया मेरे बच्चों? अच्छा जी, अब जरा जिन बच्चों ने कहा था क्वेश्चन समझाएं, वापस चलते हैं क्वेश्चन पे। नाउ यू विल अंडरस्टैंड। इन पीरियड ऑफ राइजिंग एंड परसिस्टेंट इन्फ्लेशन, कंज्यूमर्स एंड वर्कर्स, ये हिंट था, चेंज देयर एक्सपेक्टेशन ऑफ द फ्यूचर रेट ऑफ इन्फ्लेशन। Evaluate with the help of a diagram the consequences of these changes of expectation for fiscal policy. तो सबसे पहले मेरा बेटा, हमारे पास की टर्म है इन्फ्लेशन। रिमेंबर, जितना इसके बारे में पता है लिख दो, नॉट ऑल बट अ लॉट। इन्फ्लेशन इज अ कांस्टेंट राइज इन द जनरल प्राइस लेवल। अब क्योंकि हमें पता है कि हमने फिलिप्स कर्व यूज करना है, तो हम नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को भी डिफाइन करेंगे। नायरू, non accelerating inflation rate of unemployment. This is when all the workers are employed apart from those who are frictionally, voluntarily unemployed, जो अपने आप को इस वेज रेट पे सप्लाई नहीं कर रहे। तो बहुत थोड़ी सी अनएम्प्लॉयमेंट, 2 to 3%, और उसमें इन्फ्लेशन भी इतनी नहीं बढ़ती क्योंकि हम लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई के थोड़े से इलास्टिक पार्ट में होते हैं। ठीक हो गया? अब मजीद इन्फ्लेशन पे बात करें। इन्फ्लेशन कैन बी कॉज्ड बाय डिमांड पुल और कॉस्ट पुश रीजंस when any component of aggregate demand C plus I plus G plus X minus increases, M increases due to increase in incomes, depreciation of exchange rate, whatever, aggregate demand shifts, diagram बना दें। Cost push inflation occurs due to rise in cost of production, cost of inputs. This can be due to Reventis के factors को list कर दें, raw material prices increasing, indirect taxes increasing, wages increasing। एग्रीगेट सप्लाई को लेफ्ट पे शिफ्ट करें, प्राइस लेवल वाई एक्सिस पे, रियल जीडीपी एक्स एक्सिस पे। यहां पे आपके नॉलेज के मोस्ट मार्क्स आ गए। फिस्कल पॉलिसी को जब आगे जाके करोगे तो फिर उसके मार्क्स भी मिल जाएंगे। अब मेरा बेटा, हमने एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू दीज नोट्स बताना है कि फिलिप्स ने कहा था कि देयर इज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। इसने फिस्कल पॉलिसी के हक में बात की थी कि आप यू से U1 अनएम्प्लॉयमेंट करें, थोड़ी सी महंगाई आएगी, आप इन्फ्लेशन कंट्रोल, अनएम्प्लॉयमेंट कम कर लेंगे और इन्फ्लेशन भी P1 पे रहेगी। लेकिन फिर जब 1970s में इन्फ्लेशन भी बढ़ी, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ी, और आपको बता दूं कि 2000s में इन्फ्लेशन भी कम हुई है और अनएम्प्लॉयमेंट भी कम हुई है। तो फिलिप्स का व्यू जो कि 50s में था, उस वक्त बड़ा पॉपुलर हुआ, बाद में रिजेक्ट हो गया। तो मिल्टन फ्राइडमैन ने लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व दिया, ये सारा एक्सप्लेन कर दें। आपके मोस्ट इवैल्यूएटिव पॉइंट भी यहीं पे आ जाएंगे। अब मुझे बताएं बेटे, इस डायग्राम के मुताबिक क्या फिस्कल पॉलिसी रिड्यूसिंग टैक्सेस, इंक्रीजिंग स्पेंडिंग काम कर रही है या नहीं? यस। जब डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो और नहीं, डिमांड पुल इन्फ्लेशन लाएगी ना मेरे बेटा, जब हम फुल एम्प्लॉयमेंट से पीछे हों और शॉर्ट रन में काम करेगी। समझ आ रही है? तो हम इसमें वो डायग्राम भी बनाएंगे या बना सकते हैं, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई वाला, कि भाई पहले हम अगर यहाँ पे थे और एग्रीगेट डिमांड बढ़ी तो इतनी इन्फ्लेशन नहीं आएगी, लेकिन अगर फुल एम्प्लॉयमेंट पे हुआ तो सिर्फ महंगाई आएगी। समझ आ रही है बात? प्राइस लेवल, जीडीपी। समझ आ गया बच्चों? ये भी आपके क्वेश्चन में लिखा जा सकता है। क्या मॉनेटरी पॉलिसी काम करेगी? वो भी यही काम करती है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ाती है। वो भी काम नहीं करेगी। कौन सी पॉलिसीज काम करेंगी? यहां पे प्रॉब्लम है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की। तो हमें सप्लाई साइड पॉलिसीज, सब्सिडीज, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये आपका कंक्लूजन बन गया।
बच्चों समझ आ गया या नहीं? मूवमेंट क्या, सॉरी? मूवमेंट अलोंग होती है जब डिमांड पुल इन्फ्लेशन का रेट चेंज हो या साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट का, या जब भी नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट चेंज होता है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, एक्सपेक्टेशन ऑफ इन्फ्लेशन बाय वर्कर्स, पूरा शिफ्ट होता है। अब ये मार्क स्कीम देख लेते हैं और क्लास खत्म करते हैं, टाइम बहुत थोड़ा है। लेट्स जस्ट ट्राई टू फिनिश इट। जी, डेफिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन: नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जब सिर्फ वो लोग अनएम्प्लॉयमेंट हैं जो जानबूझ के अपने आप को सप्लाई नहीं कर रहे, फ्रिक्शनल, वॉलंटरी, जो करंट वेज रेट पे नहीं आना चाह रहे, बाकी एग्रीगेट डिमांड फॉर लेबर इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई ऑफ लेबर। Expectation means consumers and workers change their view on future rate of inflation based on their experience of past inflation. Use ADAS analysis to show how inflation occurs. This may be referred to as cost push, demand pull, जो मर्जी बना दो. Explanation of Phillips curve in terms of trade-off between wage growth, inflation, yeah, and unemployment. Becomes a cost push view of inflation as workers pursue higher wages to compensate for higher prices, basically wage price spiral. Analysis of fiscal policy on changing unemployment, impact of changing expectations of fall in unemployment and rate of inflation. Changing expectation means that the anticipated fall in unemployment is temporary as consumers and workers negotiate higher wages to offset the past inflation. Fiscal policy can no longer be used to reduce unemployment. ये evaluation point थे सारे. Shape of aggregate supply curve, whether it is horizontal or vertical in the short run. Keynesian argue AS is more elastic in short run. तो उनके मुताबिक एग्रीगेट डिमांड बढ़ाई जा सकती है और कुछ अनएम्प्लॉयमेंट कम की जा सकती है विदाउट रेजिंग प्राइस लेवल. एक्सपेंशनरी, फिस्कल, मॉनेटरी दोनों यूजलेस हैं अब. तो हमें सप्लाई साइड कंक्लूजन देख लो, सप्लाई साइड पॉलिसीज यूज करनी है. उसने यहाँ पे 3 पार्ट दिए हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स के, विच जो थोड़ा सा मैंने भी दिया है कि 1970s में इन्फ्लेशन भी बढ़ी थी और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ी थी. 2000s में इन्फ्लेशन भी कम हुई थी और अनएम्प्लॉयमेंट भी, तो ये रिलेशनशिप प्रूव नहीं हुआ. 60s 70s में ट्रेड यूनियंस के पास बहुत पावर थी, वो वेजेस बढ़वा लेते थे. अब ऐसा नहीं है, अब मल्टीनेशनल अपने घरों से लेबर लेके आ जाती हैं. ये 3 पॉइंट आप मिस भी कर दें, स्टिल यू हैव 1 2 फॉर कंक्लूजन एंड 4 here फॉर इवैल्यूएशन. All 20 can still be gained. But you any question before I close the class?